हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो एएलपी की प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उसके लिए मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूं। 23 जनवरी का शिफ्ट 2 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इसका पार्ट 2 है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डीजल मैकेनिक से जुड़े 25 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अब आज उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो उसके पहले मैं बता दूं भैया, डीजल मैकेनिक के लिए जो बैच है हमारा संघर्ष बैच अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें सारी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी कंप्लीट कोर्स की। हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और डाउट ग्रुप मिल जाएगा, और उसकी वैलिडिटी एग्जाम है, यानी कि आपसे चाहे आप जब लो इस बैच को, जब तक आपका CBT 2 के पेपर नहीं हो जाता तब तक बैच आपका ये वैलिड रहेगा। ठीक है भाई, तो ऐसा आप कर सकते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास जिन लोगों ने देखी थी, 25 प्रश्नों तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा है कि भैया इस पार्ट को पहचानिए। आइडेंटिफाई द पार्ट शोन इन फिगर। ठीक है, इसको क्या करना है दोस्त, इसको आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे? देखो भैया, यहां पर ये इंजेक्टर लगने के लिए, देखो ये एक इंजेक्टर हो गया, दो इंजेक्टर, तीन इंजेक्टर, चार इंजेक्टर। ये क्या है? ये CRDI सिस्टम, यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। CRDI का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है। CRDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहते हो CRDI का फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। और इसी में एक जो रेल है उपयोग होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन रेल। तो यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो ये कौन सा पार्ट है भैया? ये आपका कॉमन रेल वाला पार्ट है। यानी कि कौन सा पार्ट है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि इन एन इंजन द मैनीफोल्ड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, यानी कि मैनीफोल्ड का जो एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर होता है, मैनीफोल्ड का जो एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर होता है, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं भाई बताइए। एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर कहाँ, मतलब जो प्लेस्ड होता है, जो मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर होता है, ये कहां पर प्लेस्ड होता है? तो आप कहोगे इनटेक मैनीफोल्ड पर। कहां पर प्लेस्ड होगा भाई? तो आप कहोगे ये प्लेस्ड होगा आपका इनटेक मैनीफोल्ड पर। कहां पर? इनटेक मैनीफोल्ड पर। कहां पर प्लेस्ड होगा भैया? इनटेक मैनीफोल्ड। यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे सही नहीं हो रहा है। ये इनटेक मैनीफोल्ड आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंस वुड इंजन ऑयल कंजप्शन बी हाई, यानी कि ऑयल कंजप्शन आपका कब हाई रहेगा बताइए। ऑयल कंजप्शन जो आपका रहेगा वो कब ज्यादा रहेगा? जब आपकी पिस्टन रिंग क्या हो जाएंगी? वार्न आउट, यानी कि पिस्टन रिंग क्या हो जाएंगी? घिस जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पे पिस्टन रिंग से जुड़े कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। पिस्टन रिंग देखो भाई, मोस्टली किसकी बनी होती है? या तो कास्ट आयरन की, या आप कहोगे स्टील की, या स्टील की। कितने तरह की मेनली जो पिस्टन रिंग होती है? आप कहोगे 2 टाइप्स, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग यूज्ड इन इंजन। कौन कौन सी? एक होती है आपकी कंप्रेशन रिंग, एक आपकी क्या होती है भैया? कंप्रेशन रिंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संपीडन रिंग। और दूसरी क्या होती है? ऑयल रिंग। दूसरी क्या होती है? ऑयल रिंग। अब इनकी संख्या की बात करें तो भाई इनकी संख्या देखो, कम से कम इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम इसकी संख्या 2 होनी चाहिए। और इसकी संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसकी संख्या कम से कम 1 जो है आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो पिस्टन रिंग्स हैं उसके बारे में ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि क्रेन हुक आर जनरली मेड ऑफ, क्रेन जो हुक होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं भाई बताइए। तो देखो यार, यहाँ पे कास्ट आयरन स्टील, कास्ट आयरन हाई स्पीड स्टील तो मुश्किल, लेकिन यहाँ पे जो माइल्ड स्टील दिया है ना, ये भी सही नहीं। ठीक है, माइल्ड स्टील भाई, क्रेन हुक माइल्ड स्टील का बनाओगे मुड़ जाएगा। माइल्ड मतलब जो मृदु इस्पात हो। ठीक है, तो उसका नहीं बनाया जाता। देखो मेनली ये जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है रोट आयरन का। रोट आयरन में और चीजें मिलाकर थोड़ी बहुत रोट आयरन, यानी कि पिटवा लोहा का बनाया जाता है, पिटवा लोहा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि माइल्ड स्टील मान लिया है, क्योंकि ये सारी चीजें रिलेवेंट हैं,
तो इसलिए यहाँ पर क्या माना है भैया, इसलिए यहाँ पर माइल्ड स्टील ये माना है। ठीक है, माइल्ड स्टील क्या किया है, इसलिए ये यहाँ पर माइल्ड स्टील जो है मान लिया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीड इंडिकेटर ऑन डैशबोर्ड, यानी कि जो स्पीड इंडिकेटर होता है डैशबोर्ड पर, ये क्या करता है भैया, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, प्रेशर गेज। आप कहोगे नहीं, स्पीड इंडिकेटर जो आपका डैशबोर्ड पर होता है वो आरपीएम होता है, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट जो है क्या करता है, वो मापता है, या रिवॉल्यूशन पर मिनट में क्या करता है, उसको दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा द लिमिट द डिस्टेंस ऑफ क्रैंक शाफ्ट एंड कैन स्लाइड फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द ब्लॉक। उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, मतलब देखो क्रैंक शाफ्ट की जो आप मोशन है उसको लिमिट करते हो, किस में लिमिट करते हो भाई, वो बीयरिंग की सहायता से लिमिट करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन थ्रस्ट बीयरिंग। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, द लिमिट द डिस्टेंस ऑफ क्रैंक शाफ्ट कैन बी स्लाइड फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द ब्लॉक। किसके द्वारा आप लिमिट करते हो उसकी मोशन को क्रैंक शाफ्ट की, तो आप कहोगे ये हो जाएगा मेन थ्रस्ट बीयरिंग। किसके द्वारा लिमिट करते हो भैया, मेन थ्रस्ट बीयरिंग के द्वारा उसको क्या करते हो, लिमिटेड करते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इन ग्राइंडिंग व्हील व्हाट इज द साइज ऑफ फाइनेस्ट एब्रेसिव ग्रेन। देखो भाई एब्रेसिव ग्रेन जो होते हैं क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं, जैसे कि कोर्स होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है, वेरी फाइन होता है। मैंने चारों कैटेगरी आपको, चारों में कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे कि 24 हो गया तो ये किस में आएगा, कोर्स में। 46 हो गया तो किस में आएगा, मीडियम में। इसी तरीके से फिर इसके ऊपर हो गया तो किस में आएगा, फाइन में। और सबसे ऊपर सबसे महीन वाला होता है किस में आता है, फाइनेस्ट में। तो इसमें 220 से लेकर 600 तक नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ पे दिया 1000, कोई दिक्कत नहीं, हमसे 220 से अधिक होना चाहिए। तो 220 से लेकर 1000 तक आपका क्या होगा, फाइनेस्ट एब्रेसिव ग्रेन हो जाएगा। कौन सा, फाइनेस्ट एब्रेसिव ग्रेन हो जाएगा। और ये ग्राइंडिंग व्हील में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। चलिए मैं आपसे यहीं पे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, भाई बताओ बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई कौन सा बच्चा सीरियस है जो यहां तक देखते हुए आया और इस प्रश्न का उत्तर भी देने का क्या करता है, प्रयास करता है। कौन सा ऐसा बालक है, कौन सा ऐसा भाई है। ठीक है, तो बताओ बॉन्ड क्या होता है। अगर ग्राइंडिंग व्हील की बात करोगे तो बॉन्ड क्या होता है, आपको इसके बारे में जो भी पता है लिखिए। बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, कौन सा बॉन्ड का प्रयोग कहां पर किया जाता है, क्योंकि सारी चीजें मैं दोस्त आपको क्या कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है व्हेन ड्रिलिंग ए कास्ट आयरन मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यूज्ड। यानी कि जब आप कास्ट आयरन की ड्रिलिंग कर रहे हो तो कौन से कूलेंट का प्रयोग करोगे भैया, कोई कूलेंट नहीं, या ड्राई एयर का आप प्रयोग करोगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूं केरोसिन ऑयल का किस लिए प्रयोग करोगे, बताओ। केरोसिन ऑयल का प्रयोग किस लिए करोगे, तो आप कहोगे एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए जब आपको कूलेंट चाहिए होता है तो आप किसका प्रयोग करते हो, आप प्रयोग करते हो केरोसिन ऑयल का। इसी तरीके से स्टील के लिए जो सॉल्युबल ऑयल होता है, पानी और वाटर और जो आपका ऑयल है उसका मिश्रण, ठीक है, 1:20 के रेशियो में आप उसको प्रयोग करते हो स्टील के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो भैया इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर कौन सा होता है, कॉपर ही होता है, वुड तो होगा नहीं, प्लास्टिक तो होगा नहीं, और पोर्कलैन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉपर ही होगा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, यानी कि विद्युत का क्या होगा मेरे भाई, सुचालक होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन बी कंसीडर्ड इन हॉइस्ट कैटेगरी। हॉइस्ट कैटेगरी मतलब लोड वगैरह उठाने वाले जो है आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, 2 पोस्ट लिफ्ट। क्या हो जाएगा आपका, 2 पोस्ट लिफ्ट आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एन ऑयली वर्कशॉप फ्लोर। देखो यहां पर भी रेलवे ने भाई जो उत्तर दिया है वो गलत दिया है,
कि मान के चलो कोई फ्लोर आपका ऑयली फ्लोर है, उसको आप कैसे क्लीन करोगे, कैसे साफ करोगे। तो भाई देखो यहाँ पे जो उत्तर माना है 4 नंबर आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा। रेलवे ने जो उत्तर माना वो क्या है, बाई स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ऐसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड का आप स्प्रे करोगे और उसके बाद उस फ्लोर को क्या करोगे, क्लीन करोगे। सिंपल सा आपको पता है कि जो वुडन डस्ट होती है, वुडन डस्ट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सा डस्ट। जैसे आप लकड़ी काटते हो तो बुरादा निकलता है ना, नॉर्मल भाषा में आप क्या कहते हो, उसे बुरादा कहते हो। तो वही जो बुरादा निकला भाई, उससे और आपका जो सैंड है उसकी सहायता से किसी भी ऑयली फ्लोर को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो ये उत्तर क्या है, बिल्कुल गलत है। सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पुली, विच ऑफ द फॉलोइंग पुली इज यूज्ड टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड। अब डिफरेंट स्पीड देखो, आजकल तो यार गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया था, लेथ मशीन में पहले ये प्रयोग किया जाता था स्टेप्ड पुली, लेकिन आजकल लेथ मशीन में भी जो आपका प्रयोग किया जाता है वो गियर्ड हेड, जो आपका है हेड स्टॉक जो है प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर गियरिंग मैकेनिज्म रहता है। लेकिन अब पहले के जमाने में जो, जैसे हम लोग कॉलेज वगैरह प्रैक्टिकल करते थे, तो वहां पे जो आपका लेथ मशीन रहता था उसमें स्टेप्ड पुली का प्रयोग किया जाता था, स्टेप्ड पुली का प्रयोग किया जाता था डिफरेंट स्पीड को प्राप्त करने के लिए। तो किसका प्रयोग किया जाता था भाई, स्टेप्ड पुली का। स्टेप्ड पुली का, डिफरेंट पुली जो मतलब पुली डिफरेंट स्पीड आपको प्राप्त करनी होती है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो, उसके लिए आप स्टेप्ड पुली का क्या करते हो, प्रयोग करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कम इन व्हीकल लुब्रिकेशन सिस्टम। अब बताओ, यहां पे पूछ लिया कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो व्हीकल के लुब्रिकेशन सिस्टम में होता है। ठीक है, तो ऑयल फिल्टर। अब देखो भाई, ऑयल फिल्टर यहाँ पे कोई डिस्क्राइब नहीं किया है कि फ्यूल फिल्टर है, हालांकि उसको फ्यूल फिल्टर बोलते हैं। दूसरा है आपका ऑयल पंप, तीसरा है आपका ऑयल संप, और चौथा है ऑयल क्रैंक। अब देखो ऑयल क्रैंक तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको काट दो, ऑयल क्रैंक तो नहीं होगा। ऑयल संप देखो क्या होता है, पार्ट नहीं है, एक तरह से इंजन का पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, पूरा लुब्रिकेशन ऑयल कलेक्टेड रहता है। ठीक है, इसको भी सही नहीं माना। ऑयल फिल्टर तो देखो होता है, ऑयल पंप भी होता है, लेकिन अब यहाँ पे ज्यादा अगर आप फोकस करोगे कि ऐसा क्या है जिसके बिना आपका जो फोर्स फीड सिस्टम है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, वो नहीं चल पाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर उत्तर माना है किसका, ऑयल पंप का। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ऑयल फिल्टर भी आपका हो सकता है और ऑयल पंप भी हो सकता है, लेकिन अब जो माना है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि व्हाट इज एन इंजेक्टर कोड कॉमनली नोन एज, यानी कि इंजेक्टर का जो कोड होता है, कॉमन कोड होता है, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। जो कॉमन कोड होता है इंजेक्टर का, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे उसको हम लोग कहते हैं IMA। किस नाम से जानते हैं भैया, IMA के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, अगला प्रश्न क्या पूछा कि आइडेंटिफाई द टूल गिवन इन फिगर। ठीक है, तो बताइए आइडेंटिफाई द टूल गिवन इन फिगर, यानी कि जो फिगर में आपको टूल दिया गया है, इसको आपको क्या करना है भाई, इसको आपको पहचानना है। तो देखो ये रैचेट स्पैनर होता है, कौन सा स्पैनर होता है, रैचेट स्पैनर। थोड़ा बहुत भाई आप टूल के बारे में पढ़ लेना, टूल से एक आध प्रश्न जो है पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वॉल असेंबली। बताओ, अब यहां पर भी देखो उत्तर गलत है भाई, इस सेट में मतलब उत्तर पता नहीं कैसे इतने गलत हैं कि पता नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन, जब ये पेपर हुआ होगा तो ऑब्जेक्शन पता नहीं किसी ने किया भी हुआ नहीं, जो नहीं करेगा मान के चलो, फिर कम से कम मान के चलो इसमें से 6 से 7 प्रश्न गलत हो चुके हैं जिसका उत्तर इन्होंने गलत दिया है। ठीक है, अब देखो वाल्व असेंबली का पार्ट कौन सा नहीं होता है, बताओ भैया। वाल्व देखो स्टेम तो होता ही है, वाल्व स्टेम, वाल्व देखो, वाल्व इस तरीके का मान के चलो है, मैंने आपको बताया है पपेट वाल्व, छतरीनुमा वाल्व, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं भाई, इसको स्टेम बोलते हैं कि नहीं। ठीक है, स्प्रिंग तो देखो होता ही है, आप कहोगे स्प्रिंग क्यों होता है, तो भाई स्प्रिंग तो उसको सीट से चिपका कर बंद रखने के लिए ना, तो ये भी तो पार्ट हो गया, जबकि रेलवे ने कहा है नॉट पार्ट ऑफ वाल्व असेंबली, इसको सही मान लिया है।
ठीक है। अब देखो बियरिंग हेड भी होता है, जिस पर मान के चलो कहीं ना कहीं हेड पर ही आप वाल्व लगाओगे। आप क्या मानते हो कि भाई कहीं ना कहीं आप हेड पर ही क्या लगा रहे होगे, आप वाल्व लगा रहे होगे। लेकिन बियरिंग यार ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता। बियरिंग बताओ, जिसे आप नॉर्मल भाषा में बैरिंग बोलते हो, क्या बैरिंग कहीं देखने को मिलता है? आप बताओ, क्या बैरिंग कहीं देखने को मिलता है आपको इस असेंबली में, वाल्व असेंबली में? आप कहोगे नहीं। तो मेरे हिसाब से जो सही उत्तर यानी कि कौन सा पार्ट नहीं है वाल्व असेंबली का, वो बैरिंग होना चाहिए भाई। बैरिंग या मान चलो हेड सिलेंडर का, इंजन का पार्ट। लेकिन ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो किसी का कतई नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग तो वाल्व असेंबली का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या है कि टाइमिंग बेल्ट कनेक्टेड इंजन। टाइमिंग बेल्ट जो होती है भैया बताओ किससे कनेक्टेड रहती है, किससे कनेक्टेड रहती है टाइमिंग बेल्ट? आप किससे कनेक्टेड रहती है टाइमिंग बेल्ट? तो आप कहोगे टाइमिंग बेल्ट हो, किसी की बात करें, चाहे टाइमिंग बेल्ट हो, चाहे टाइमिंग गियर हो, चाहे टाइमिंग चेन हो, ये तीनों मतलब आप बेल्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, गियर का भी प्रयोग कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, बेल्ट, गियर और चेन का भी प्रयोग कर सकते हो। तो अगर बेल्ट का प्रयोग किया आपने कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टाइमिंग बेल्ट। अगर आपने चेन का प्रयोग किया तो उसी को क्या बोल देते हैं, टाइमिंग चेन। और अगर गियर का प्रयोग किया तो क्या बोल देते हैं, टाइमिंग गियर। आप कहोगे क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि कैम शाफ्ट जो है वाल्व को खोलता बंद करता है। भाई कैम शाफ्ट भी घूमता है ना, कहां से घूमता है, कहां से पावर लेता है? तो ये क्रैंक शाफ्ट से ड्राइव मिलता है इसको, क्रैंक शाफ्ट से पावर लेता है चलने के लिए। और क्रैंक शाफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की जो गति होती है, कैम शाफ्ट की गति का अनुपात कितना होता है? तो आप कहोगे ये होता है 2:1। यानी कि अगर क्रैंक शाफ्ट 2000 आरपीएम पर घूम रहा है, क्रैंक शाफ्ट 2000 आरपीएम पर घूम रहा है, तो कैम शाफ्ट कितने आरपीएम पर घूमेगा, 1000 आरपीएम पर घूमेगा। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है द क्रैंक शाफ्ट इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ। देखो अब चाहे क्रैंक शाफ्ट हो चाहे कैम शाफ्ट हो, दोनों को कैसे बनाया जाता है, फोर्जिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है भाई, फोर्जिंग प्रोसेस से। अब फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग आपने पढ़ा है कि भाई किसी भी मेटल को उसके पिघलने से पहले ऐसे तापमान तक गर्म करना और पीट पीट कर उसे किसी शेप में, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स लगाकर उसी किसी शेप में ढालना या किसी शेप में उस कोई शेप देना, वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है फोर्जिंग। तो चाहे क्रैंक शाफ्ट हो चाहे कैम शाफ्ट हो, इनको किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है भाई? तो इनको बनाया जाता है फोर्जिंग प्रोसेस के थ्रू। कैसे बनाया जाएगा? आप कहोगे फोर्जिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म TIVCT। TIVCT, तो TIVCT का फुल फॉर्म होता है ट्विन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैमशाफ्ट टाइमिंग। क्या होता है? ट्विन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैमशाफ्ट टाइमिंग। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है भैया, ये आपका होता है TIVCT का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए कुछ देखो इस तरीके के अलग प्रश्न मिल जाते हैं, तो घबराना नहीं है भाई, आपको सिंपल सा बस क्वालिफाई करना है, और जितना मैंने पढ़ाया उतना क्वालिफाई करने के लिए बहुत है। तो आप कहोगे सर आपने ये नहीं पढ़ा, तो भाई देखो एक दो प्रश्न अलग मिल जाते हैं परीक्षा में, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं पड़ा। हर परीक्षा में मिलेंगे भाई, कोई इसी परीक्षा में नहीं। आप कोई परीक्षा दोगे तो कोई, और टीचर देखो कोई अगर 100% गारंटी ले रहा है तो वो भी समझ चलो झूठी बोल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं भाई मैं आपसे क्लास में भी कहता था, अभी भी कहता हूं कि भाई 70-80% की गारंटी मेरी रहती है, 80%। उसके बाद 20% कहां से प्रश्न है वो आपकी मेहनत है, और बाकी वो 20% प्रश्न यार 10-20% प्रश्न ऐसे आते हैं जो कोई नहीं कर पाता भाई। ठीक है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है अगर एक आध प्रश्न आपको ऐसे अलग से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब स्प्लैश सिस्टम, स्प्लैश सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हीकल। स्प्लैश सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो भैया ये लुब्रिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। स्प्लैश सिस्टम जो आपका है ये किससे रिलेटेड है? तो आपको ये लुब्रिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो जो लुब्रिकेशन सिस्टम है लगभग 5 आपके सिस्टम, 5 लुब्रिकेशन सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं।
कौन कौन सा? पहला तो आप यही ले लो, स्प्लैश हो गया। दूसरा आपका प्रेशर हो गया, प्रेशर जिसमें आप क्या करोगे, पंप का प्रयोग करोगे, जैसे अभी आपने ऑयल पंप वहां पे पढ़ा था। तीसरा है इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि स्प्लैश भी, जहां पर जरूरत है स्प्लैश और जहां पर जरूरत है प्रेशर, ठीक है, जहां पर जरूरत है प्रेशर। चौथा आपका क्या हो गया? चौथा आपका लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ड्राई संप सिस्टम। क्या होता है? ड्राई संप सिस्टम। और पांचवा आपका क्या होता है? पांचवा आपका होता है पेट्रोल सिस्टम। पेट्रोल सिस्टम, पेट्रोल सिस्टम का प्रयोग कहां पर किया जाता है भैया? पेट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है टू स्ट्रोक इंजन में। कहां पर? टू स्ट्रोक इंजन में। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा ना, पेट्रोल पंप पर कोई आदमी कोई पुरानी गाड़ी लेके आता है, तेल डलवाता है और उसके बाद उसमें क्या करता है भाई, मोबिल भी डालता है अलग से ऊपर से, वही पेट्रोल में ही। तो वो क्या है, वो पेट्रोल में जो मोबिल डालता है वो लुब्रिकेशन करने के लिए होता है। तो वो कौन सा सिस्टम होता है मेरे भाई? तो वो होता है आपका पेट्रोल सिस्टम। और पेट्रोल सिस्टम से प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार के इंजन में प्रयोग किया जाता है, तो आप कहोगे इसका प्रयोग टू स्ट्रोक इंजन में क्या किया जाता है, किया जाता है। कहां पर? टू स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि रूम टेम्परेचर, देखिए पिछले सेट में भी ये प्रश्न आया था, रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग आरटीवी सीलर इज आल्सो कॉल्ड सिलिकॉन सीलर। देखो भाई मैंने आपको बताया था कि रबर को हार्ड करने या रबर को एक प्रोसेस करने की प्रक्रिया है वल्कनाइजिंग, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वल्कनीकरण। क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण। तो ये जो रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग है, रूम टेम्परेचर जो आपकी वल्कनाइजिंग है, सिलिकॉन सीलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस का प्रयोग सिलिकॉन रबर बनाने में किया जाता है। किस रबर को बनाने में? सिलिकॉन रबर को बनाने में किया जाता है। तो ये क्या है? सिलिकॉन सीलर भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द स्पार्क प्लग गैप इज एडजस्टेड बाय। ठीक है, स्पार्क प्लग का जो गैप है वो कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये आपको बताना है। पहले तो आपको ये बताना भाई स्पार्क प्लग का गैप कितना होता है। तो गैप देखो जो नॉर्मली होता है 0.5 से लेकर 0.7 mm होता है। आप कहोगे गैप क्या है मेरे भाई? तो देखो आपने देखा होगा दोस्त स्पार्क प्लग इस तरीके से, ठीक है, इसमें एक देखो एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है और एक आपका होता है ये इस तरीके से ग्राउंड इलेक्ट्रोड। देखा है कि नहीं आपने? तो इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसी की बात हो रही है कि इसके जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड और जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है उसके बीच में जो गैप होता है ये कितना होता है। तो 0.5 से 0.7 mm। एडजस्ट कैसे किया जाएगा? तो देखो भाई स्केल है, गो गेज है, ये तो गलत हो गया, सिंपल सा पहले सही है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है फिलर गेज में और आपका ब्लेड गैप एडजस्टमेंट। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एडजस्ट पूछा है, एडजस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एडजस्ट। ठीक है, ये नहीं कि चेक किया जाता है कितना गैप है। फिलर गेज से आप एडजस्ट थोड़ी करते हो भाई, फिलर गेज से आप क्या करते हो? फिलर गेज से आप चेक कर सकते हो इसके पत्ती, जो फिलर गेज में तरह तरह नाप की पत्तियां होती हैं, उससे आप यहाँ पर लगाकर चेक कर सकते हो कि कितना गैप है। लेकिन इस गैप को कम या ज्यादा कर सकते हो क्या? कम या ज्यादा यानी कि एडजस्ट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ब्लेड गैप एडजस्टमेंट। ब्लेड गैप एडजस्टमेंट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, जो स्पार्क प्लग का गैप है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि द लोअर होज पाइप इज कनेक्टेड बिटवीन। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक मैं पूरी प्रणाली बनाऊं। देखो भाई ये आपका सबसे पहले ऊपर रेडिएटर हो गया। रेडिएटर में दो टैंक होते हैं, एक होता है आपका अपर टैंक यानी कि यूटी, एक होता है आपका लोअर टैंक। फिर इसमें जो होज पाइप आती है ये कहाँ से आती है भैया? ये आपकी आती टी यानी कि थर्मोस्टेट से। और थर्मोस्टेट में कहाँ से आती है? थर्मोस्टेट में आती है, ये सिलेंडर हो गया ये इस तरीके से। थर्मोस्टेट में आती है वाटर जैकेट से। क्या होती है? वाटर जैकेट से। अब यहाँ से जैसे गर्म पानी आया थर्मोस्टेट के थ्रू रेडिएटर में, फिर पानी क्या हुआ? ठंडा हुआ। पानी ठंडा हुआ तो लोअर होज से कहाँ पर जाता है भैया? आपका जाता है पंप में। और फिर ठंडा पानी कहां पर चला जाता है? फिर ये ठंडा पानी वाटर जैकेट में चला जाता है। तो ये पूरी सर्किट रहती है। तो लोअर होज पाइप आपसे पूछ रहा है, यानी कि अपर होज पाइप हो गई भाई, अपर टैंक है तो ये अपर होज पाइप हो गई। ये अपर होज पाइप यानी कि अपर होज हो गया, ये आपकी लोअर होज हो गया यानी कि LH हो गया। ठीक है, किससे कनेक्टेड रहती है? तो देखो यहाँ पे वाटर पंप इनलेट
एंड रेडिएटर आउटलेट टैंक। ठीक है, अब देखो जैसे कि रेडिएटर के अंदर पानी आ रहा है तो इस वाले टैंक में आ रहा है ना, पानी किस टैंक से जा रहा है, तो देखो इस टैंक से, तो आउटलेट टैंक से कनेक्टेड है। एक देखो होज का आपसे पूछा ना कि कनेक्टेड बिटवीन लोअर होज, लोअर होज किससे कनेक्टेड है, तो भाई रेडिएटर में जहां से पानी जा रहा है बाहर, क्योंकि यहां तो पानी आ रहा है, यहां से क्या हो रहा है, इस तरीके से यहां से पानी बाहर जा रहा है, ठंडा पानी, तो ये इससे कनेक्टेड है। एक साइड क्या है, रेडिएटर आउटलेट टैंक से कनेक्टेड है, और दूसरा साइड क्या है, पंप इनलेट, पंप में पानी यहां से इनलेट होता है और यहां से फिर प्रेशर के साथ कहां पर जाता है, वाटर जैकेट में। तो पहला सिरा जहां से रेडिएटर आउटलेट, जहां से रेडिएटर को पानी छोड़ रहा है, और पंप इनलेट यहां में जहां से पंप में पानी प्रवेश कर रहा है वहां पे कनेक्टेड है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। समझ में आया, तो ऐसे ही सारी चीजें आपको समझना है और आगे बढ़ते रहना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब इसको क्या हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म MOSFET, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी माना है सही, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, तो आप कहोगे क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि बताइए इसमें से भाई क्या है, कहाँ गया, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा जो मेटल है वो लाइटेस्ट है। तो देखो इसका भी प्रश्न जो है, इसका भी जो उत्तर है वो रेलवे ने गलत दिया है। जैसे कि देखो एल्यूमिनियम है भाई, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, परमाणु भार कितना, परमाणु भार कितना भैया 27, ठीक है 27। कॉपर का कितना, कॉपर का 29, और परमाणु भार कितना, परमाणु भार इसका जो है 63 के आसपास, मतलब आप कह सकते हो। ठीक है, लेड का देखो भैया तो परमाणु क्रमांक ही 82 होता है, परमाणु भार इसका लगभग 200 के आसपास होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और टिन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 50। अब परमाणु क्रमांक ही 50 है तो परमाणु भार भी लगभग 100 के आसपास होगा ना, एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ, इतना याद नहीं, 2 का याद था भाई तो बता दिया। अभी ने कहा अरे सर जी वहां तो 102 लिखा है आप 100 बता रहे, नहीं, मतलब जिस दुगना या दुगना से ज्यादा आपका परमाणु भार होता है ये आपको पता है। ठीक है, या तो दुगना होगा या तो दुगना से ज्यादा होगा। तो अब इसका भाई देखो इसमें पूछा है कि लाइटेस्ट मेटल, ठीक है, which among the following metal is lightest, यानी कि लाइटेस्ट मतलब हल्का। अब आप खुद सोचो इसमें से हल्का कौन सा है, इसमें दिया है टिन, क्या टिन सबसे हल्का होगा मेरे भाई, बताओ क्या टिन जो आपका सबसे हल्का होगा। अगर इसकी बात करोगे तो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे हल्का क्या हो जाएगा भैया, सबसे हल्का आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, सबसे हल्का आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या। तो आज हम लोगों ने ये 50 प्रश्नों को कर लिया। ठीक है, 50 प्रश्नों को कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे के भी जो 25 प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हमारा जो ये सेट है ये भी क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। जो भी चीजें मैंने आपको फैक्ट्स के साथ बताई आप उसको नोट करने का प्रयास करेंगे भाई, कम से कम ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसका आंसर नोट कर लो, और इसके साथ जो फैक्ट है उसको कम से कम आप नोट कर लो। लास्ट समय में रिवीजन करते टाइम आपको जो जीडीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो लास्ट समय में रिवीजन करने में आपको दोस्त इससे बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी आप कर देना। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।